अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेटा आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे। अच्छा बेटा, आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, बायोलॉजी हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 होमोस्टैसिस हम लोगों ने स्टार्ट किया था और लास्ट टाइम हम लोगों ने किडनी को डिस्कस किया था कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसे और कौन कौन से पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि किडनी के अंदर जो हमारे पास पैरामिड्स, रीनल पैरामिड्स मौजूद थे, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स, उनके अंदर क्या थे, नेफ्रॉन्स थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बुक्स ओपन कर लें ताकि हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकें। तो बेटा ये सबसे पहले एमसीक्यू है, देखें द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो किडनीज का जो फंक्शन यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, किडनी नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। आगे चलते देखें, लिखा हुआ है देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। 1 मिलियन से ज्यादा नेफ्रॉन एक किडनी में मौजूद होते हैं। तो 2 किडनी में हम कह लेंगे 2 मिलियन से ज्यादा। ठीक है, तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, तो ये अलग एमसीक्यू है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलें तो देखिए लिखा देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के कहते हैं 2 पार्ट्स हैं, पहला है रीनल कैप्सूल और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। द रीनल कैप्सूल इज नॉट ट्यूबुलर एंड हैज 2 पार्ट्स। ठीक है, अब ये क्या मतलब है कि ये 2 पार्ट है। एक रीनल कैप्सूल है, ये कैप्सूल ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर रीनल कैप्सूल कहलाता है। ठीक है, और ये बाकी रीनल ट्यूब्यूल क्या है, ये बाकी ट्यूब से निकला ट्यूब्यूल, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रीनल ट्यूब्यूल है। अब हम बात करें रीनल कैप्सूल की, तो रीनल कैप्सूल के 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। एक को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं और एक को हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस क्या है बेटा, ये जो आपको नजर आ रहा है बीच में कैपिलरीज का गुच्छा नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ये जिसके अंदर ये इनक्लोज्ड है जिस स्ट्रक्चर के अंदर, इसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। तो देखिए हम पढ़ते हैं, कहते हैं ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज व्हाइल बोमेन कैप्सूल इज द कप शेप स्ट्रक्चर दैट इनक्लोजेस ग्लोमेरुलस। ठीक हो गया। आगे चलें तो देखें लिखा हुआ है द रीनल ट्यूब्यूल इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन व्हिच स्टार्ट्स आफ्टर बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के फौरन बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है इसको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो रीनल ट्यूब्यूल की बात करें तो हमारे पास कहता है द फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नेक्स्ट यू शेप्ड इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले एंड द लास्ट पोर्शन of renal tubule is called distal convoluted tubule. The distal convoluted tubules of many nephrons open in a single collecting duct. Many collecting ducts join together and form several hundred papillary ducts which drain into renal pelvis. अब होता क्या है, वो कहता है कि यहाँ से देखें तो सबसे पहले आपके पास जो पार्ट स्टार्ट होता है वो प्रोक्सिमल पार्ट है, इसको कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सारा आ रहा है। फिर जैसे ये यू शेप स्ट्रक्चर में आता है इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। तो ये जो नीचे वाला लूप का हिस्सा आ रहा है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद यहाँ से ये जो पार्ट शुरू होता है इसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इस तरह से बहुत सारे लाखों जो आपके पास नेफ्रॉन्स हैं वो सारे मिलके एक बड़ी सी नाली में गिरते हैं। इस नाली को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, और ये कलेक्टिंग डक्ट मिलके आगे हमारे पास क्या बना देती हैं, पैपिलरी डक्ट्स। और ये पैपिलरी डक्ट्स जो हैं फिर हमारे पास ये जो पेल्विस था कॉन शेप स्ट्रक्चर, इसके अंदर गिरते हैं और यहाँ से फिर यूरेटर में जाता है यूरिन। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट पढ़ेंगे फंक्शनिंग ऑफ किडनी, कि किडनी फंक्शन कैसे करती है। ठीक है, तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। अब याद रखें यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, एक आता है होमोस्टैटिक फंक्शन ऑफ किडनी और एक आता है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। अगर फंक्शनिंग ऑफ किडनी आएगा तो उसमें हम बेसिकली लिख रहे होंगे यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ किडनी क्या है, बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन। किडनी क्या करती है, यूरिन बना रही होती है। ठीक है, होमोस्टैटिक फंक्शन वो कैसे करती है, वो भी यूरिन बना के करती है, लेकिन वो अगला टॉपिक है ये वाला, ये ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, तो ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी आया तो ये लिखेंगे, यूरिन फॉर्मेशन या फंक्शन ऑफ किडनी आया तो उसके अंदर हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की। हम बात करें तो यूरिन फॉर्मेशन की हमारे पास जो है वो कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है बेटा वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है, ठीक है, अब देखें ये कैपिलरीज हैं तो ब्लड एक प्रेशर है, ब्लड का अपना एक प्रेशर होता है। ब्लड जब प्रेशर से आके इन कैपिलरीज से आके इस बोमेंस कैप्सूल से टकराता है तो ब्लड के अंदर मौजूद जो पानी है, ठीक है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है, यूरिक एसिड है, सॉल्ट्स हैं, वो सारे बोमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, देखें द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन which takes place in 3 steps. First step is pressure filtration. When blood enters the kidney via renal artery, तो ये MCQ याद रखिएगा कि किस आर्टरी से एंटर होता है ब्लड, रीनल आर्टरी के जरिए एंटर होता है। इट गोज इनटू मैनी आर्ट्रियोल्स एंड देन टू ग्लोमेरुलस।
ठीक है, छोटी छोटी आर्टरीज के अंदर कन्वर्ट होता है जिनको हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं, और वो आर्ट्रियोल्स फिर हमारे पास एंटर होती हैं ग्लोमेरुलस में। द प्रेशर ऑफ ब्लड इज वेरी हाई सो दैट मोस्ट ऑफ वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज एंड यूरिया ऑफ द ब्लड फोर्स आउट ऑफ ग्लोमेरुलस इनटू द glomerulus capillaries. This material passes into Bowman's capsule and is now called glomerular filtrate. कहता है कि जो हमारे पास ब्लड प्रेशर के जरिए ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, ब्लड सेल्स और जो ब्लड सेल्स हैं, जो ब्लड सेल्स लाइक बॉडीज़ हैं, प्लेटलेट्स वगैरह, वो नहीं होते, बाकी सारे जो हैं वो क्रॉस कर जाते हैं, बोमन्स कैप्सूल में आ जाते हैं, और उनको हम कहते हैं बोमन्स फिल्ट्रेट। ठीक हो गया। अब बोमन्स फिल्ट्रेट के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है, स्टेप नंबर 2, इसकी आप हेडिंग दे सकते हैं, उसके अंदर हम लिखेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास ये है कि देखें हमारे पास ग्लूकोज आया, सॉल्ट्स आए, वाटर आया, यूरिक एसिड आया, तो ये तीन जो पोर्शन है इसके, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, लूप ऑफ हेनले था, इन हर पोर्शन में डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो रीअब्जॉर्ब होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सारा कुछ पानी तो हमारा किडनी में आ गया है, ठीक है, तो किडनी देखें ब्लड को भी किडनीज जो हैं वो साफ कर रही हैं, तो वो सारा कुछ कचरा और जो ग्लूकोज था और जो डिफरेंट चीज़ें थी वो आ गई, अब वो दोबारा भी तो ब्लड में जानी है, तो अब किडनी रिस्पॉन्सिबल है कि कौन कौन सी चीज़ हमारे पास वापस जाएगी ब्लड में और कौन सी वापस नहीं जाएगी। अब देखें लिखा हुआ इन दिस स्टेप about 99% of the glomerular filtrate is reabsorbed into the blood capillaries surrounding renal tubule। अब ये बड़ी अच्छी बात उसने कही है कि हमारे पास इस स्टेप में 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो क्या होता है, वो हमारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। ओनली जो 1% पीछे बच जाता है जिसमें यूरिक एसिड, कुछ सॉल्ट्स होते हैं या पानी होता है, तो वो यूरिन बनाता है। ये एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, जो यूरिन है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का 1% होता है, क्योंकि 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो गया है, दोबारा से ब्लड में चला गया। क्यों ब्लड में चला गया है? क्योंकि हमारी ये जो नेफ्रॉन है इसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, वो दोबारा से इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि कौन सा पार्ट किस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं। इट अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन है इसमें हमारे पास ऑस्मोसिस होती है, डिफ्यूजन होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कहता है वाटर और ग्लूकोज जो है, ज़्यादातर जो वाटर और ग्लूकोज, कुछ वाटर, मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज, ज़्यादातर ग्लूकोज प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब होता है। Here salts are reabsorbed by active transport and then water follows by osmosis। कहता है सॉल्ट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में जाते हैं, तो ऑस्मोसिस के जरिए पानी भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अलाउज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाइल असेंडिंग लूप ऑफ हेनले अलाउज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले की हमने बात की थी, एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले था और एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले था। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वो कह रहा है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है, और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन करता है। ये एमसीक्यूज के लिए है। आगे चलें, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अगेन अलाउज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड। जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो भी पानी की रीअब्जॉर्प्शन अलाउ करता है। पानी देखें हर पार्ट में रीअब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन जो सॉल्ट्स हैं और ग्लूकोज हैं वो कुछ कुछ पार्ट में रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। सॉल्ट्स कहाँ पे हो रहे हैं? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। आगे चलें तो देखें थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है। द थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ये ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है? डिफरेंट आयंस, केराटिन, यूरिया, एटीसी आर सिक्रीटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होता है? तो डिफरेंट आयंस हैं, केराटिनिन है, यूरिया है, वो क्या होते हैं? जो ब्लड से सिक्रीट होके जो है हमारे पास हमारे किडनी के अंदर आए थे, वो हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। दिस इज डन टू मेंटेन ब्लड नॉर्मल पीएच एट 7.3 to 7.4, इसको 7.4 7.5 भी कह सकते हैं, वैसे 7.4 होती है ब्लड की पीएच। तो ये एमसीक्यू है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना, ब्लड की पीएच क्या है? 7.4, 7.35 to 7.45 या फिर 7.4 भी करेक्ट है, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो डिफरेंट आयंस आए हैं इसके अंदर जो रीअब्जॉर्ब नहीं हुए वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास कहता है आफ्टर द अबव मेंशन स्टेप द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द रीनल ट्यूब्यूल इज नोन एज यूरिन। अब जो ये जो ट्यूब्स हैं आपके पास, ठीक है, तो इसके अंदर जो बाकी फिल्ट्रेट मौजूद है जो कि रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ इन कैपिलरीज में, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर, वो आपके पास क्या है? यूरिन है। वो यूरिन फिर क्या होगा? द कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, यहाँ से फिर पेल्विस में, यूरिटर में, यूरिथ्रा में, बॉडी से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक हो गया। तो ये यूरिन की कब पोजीशन है ये आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए कि यूरिन में कौन सी चीज़ कितनी कितनी मौजूद है। तो 95% उसमें वाटर होता है, यूरिया 9.3 ग्राम पर लीटर होता है, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना। तो यहाँ पे आपकी क्या है? फंक्शन ऑफ किडनी एंड हो जाता है, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, उसमें इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 14 में ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।